नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आप सिलेबस यूपीएसआई की जो मूल विधि की इसमें टॉपिक 6 है। टॉपिक 5 में आप सभी लोगों को यातायात अधिनियम बता दिया गया था। टॉपिक 6 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आप सभी लोगों को बताया जाएगा। तो जो वीडियो पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आयोग की तरफ से और भी अन्य संस्थाओं की तरफ से भी आपको समाचार भी प्राप्त होती रहे जो चैनल के माध्यम से डेली दी जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिनको अच्छा लगेगा स्वयं अपने हिसाब से समझ जाएंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट भी तैयार है, वैसे नोट्स बनाएंगे वैसे पढ़ेंगे भी। और कोई आप सभी लोगों को राय हो लेना हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल विधि का टॉपिक 6 आपका है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। डायरेक्ट तथ्य जो पॉइंट बातें उसके बारे में बात करूंगा। आज ही थोड़ी देर में मैं आप सभी लोगों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी पढ़ा दूंगा 1972 का, और फिर कल के डेट में 2 वीडियो आप सभी लोगों को दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था, जिसको देखते हुए इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 को पास किया। यह एक बड़ा अधिनियम है जो समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का लक्ष्य एक मुख्य उद्देश्य वातावरण में रसायनों की अधिकता और नियंत्रण करना व पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषक मुक्त करना इसका प्रयत्न है। आपको बता दूं कि इससे संबंधित इसमें मैंने आप सभी लोगों को 4 अध्याय में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई हैं, और इससे संबंधित धारा में आप सभी लोग अगर देखेंगे तो आपको बता दूं कि जो आईपीसी का वीडियो मेरा है, जो आप सभी लोग सर्च करके देख सकते हैं, यूपीएसआई पैटर्न लॉ सर्च करेंगे तो उसमें मेरा चैनल पहले नंबर पर आता है, उसमें मैंने उसका दे दिया है। और कोशिश करूँगा जैसे ही यहाँ से मैं सिलेबस देकर के खाली हूँगा उस वाले प्लेलिस्ट को यहाँ पे भी पूरा अपलोड कर दूंगा। तो उसमें आईपीसी में मैंने पढ़ाया है जो कि अध्याय 4 है, अध्याय 14 है। अध्याय 14 में धाराएं हैं कुछ जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं, उसको आप सभी लोग देख करके वहाँ से सजा का प्रावधान और नियम समझ सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं। देखिए आईपीसी क्या है, ऐसी चीज़ें हैं जो एक्ट क्या है, ऐसी चीज़ें हैं जो एक्ट कुछ ऐसे हैं जो आईपीसी से आप जोड़ सकते हैं अगर धारा नहीं बताया जा रहा है, और कुछ आईपीसी की ऐसी चीज़ें हैं जहां से निकल करके एक्ट बनाई गई हैं, ठीक है। और सीआरपीसी है जिसमें और सारी चीज़ें बताई गई, उसके बारे में भी आप सभी लोगों को वीडियो दिया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, इस अधिनियम में 26 धाराएँ हैं और 4 अध्याय में इसको बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के निम्न उद्देश्य, आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि इस अधिनियम को अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार कई जगहों पर इनडायरेक्टली ऐसा भी पूछ दिया गया है कि अम्ब्रेला एक्ट को किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है, या तो ऐसा पूछ दिया जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को और किस अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दूं, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार करना, मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को कार्यान्वित करना, मानव प्राणियों में जीवोपादपों को संकट से बचाना, नियम कानून के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण प्राधिकारों का गठन करना तथा उनके क्रियाकलापों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये अधिनियम के निम्न उद्देश्य हैं। इस अधिनियम को अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक आध बार क्वेश्चन में आ भी चुका है और आने वाला भी है इस बार। अध्याय 1 में क्या बताया गया? संपूर्ण भारत में यह लागू है। आपको बता दूं कि जो चीज़ें नहीं भी लागू रही होंगी उस समय संपूर्ण भारत में, वो 19 में जो संशोधन हुआ था 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी लागू अब सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये पॉइंट आप सभी लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं, कॉमन सेंस से आप सभी लोग अपने दिमाग में एक बार बैठा लीजिए। चाहे एक्ट हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी, सब में वो नियम लागू रहेगा। इसी के अंतर्गत जलवायु संबंधित है। पर्यावरण प्रदूषण में ऐसा ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ अभिप्रेत है जो ऐसी सान्द्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकती हैं। यह जानवर एवं अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति या पर्यावरण को अपहानिकारित कर सकती हैं। यानी परिसंकटमय पदार्थ टाइप की जो चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। अध्याय 2 क्या है? अध्याय 4 है ना इसमें, तो अध्याय 4 में 26 धाराएँ हैं। आप सभी लोग को पूरी अध्याय में आप सभी लोग को क्लियर कर देता हूँ उसमें के इंपॉर्टेंट लाइन को। केंद्र सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के उपाय करने की शक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियों के बारे में इसमें दिया गया है। निर्देशन देने की शक्ति दी गई है, विनिमय करने की शक्ति इसमें दी गई है। अध्याय 3 में बताया गया है प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन उद्योग के जरिए मानव दरों के अधिक प्रदूषण न होने देना, नमूने लेने की शक्ति और पर्यावरण प्रयोगशालाएं खोलने की शक्ति। ये शक्ति गवर्नमेंट को होती है, स्टेट गवर्नमेंट को होती है, जो प्रयोगशालाएं खोलने की शक्ति के बारे में बात करी गई है। अध्याय 4 और आखिरी है इसका वीडियो का, सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, अपराधों का संज्ञान।
अब देखते हैं इसकी जानकारी रिपोर्ट। ये है कि अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को संसद के अधीन रखना, और साथ में 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड जब लीक हुआ था, जिससे भारी मात्रा में नुकसान हुआ, इसलिए तमाम और कड़े नियम इसके संबंध में बना दिए गए हैं। जैसे कुछ एरिया आप सभी लोग को काफ़ी बार क्वेश्चन में एक दो बार पूछा गया है कि कौन कौन से एरिया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत रिस्ट्रिक्टेड हैं। उसमें मैं कुछ एरिया हैं जो कि सभी एरिया मैं आप सभी लोग को दिखा दे रहा हूँ। एक इन वैली है, दूसरा उत्तराखंड, एक अरावली और एक अलवर का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, कोस्टल जोन है, और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन आते हैं इसमें आदि। एक आध दो जगह और भी है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अधिकांश इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जहाँ दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अनुभवों द्वारा तैयार किए गए नोट्सों से आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। लाइक करें, ऐसे ही नोट्स बनाएं, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते रहें, और इस जितने भी नोट्स आप बना रहे हैं उसको प्रैक्टिस भी करते रहें। साथ में सफलता निश्चित है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और जितने आपके 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है। अगर आपने एक सब्जेक्ट भी छोड़ा कि आपका तेज है तो नहीं पढ़ते हैं उसको, या तो बहुत कमज़ोर है, अरे नहीं पढ़ते हैं, मैनेज कर लूँगा, 35% ही तो लाना है, माइनस मार्किंग नहीं, तो ये सब सारी चीज़ें, तो अगर ऐसा सोचेंगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, बाकी आपके ऊपर निर्भर है किसमें कितना समय आपको देना है, बैलेंस करके चलना है। तो जहाँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।